पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिद्धाई गई रही बात रब की। काशी हूं की कला गई मथुरा मसीत भई, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की। तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी। काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। नमस्कार, आज हम बात करेंगे शिवाजी की भूमि और मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। तो रिसेंटली राज ठाकरे जी, जो परम पूजनीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी के भतीजे हैं, उन्होंने ये वार्निंग दी है कि 3 मई के बाद या तो आप लाउड स्पीकर हटा लें या फिर हम वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसा ही कुछ एक बार बाला साहब ठाकरे ने भी किया था, जब उन्होंने ये जो 5 टाइम हिंदुओं को धमकी दी जाती है, हमें आतंक फैलाने का, हमें डराने का जो काम किया जाता है, इसके जवाब के रूप में बाला साहब ठाकरे ने महाआरती का आयोजन करवाया था। बाला साहब के जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक बड़ा रिक्त स्थान पैदा हो गया था, क्या राज ठाकरे उसकी पूर्ति कर पाएंगे? राज ठाकरे की अब तक की राजनीति में भी वो बाला साहब का ही अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं और उनमें जिस तरह से वो बोलते हैं, उनके भाषणों में उनका जो स्टाइल है, वो पूरा बाला साहब की झलक दिखाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराष्ट्र को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं? आइए इसको डिटेल में समझते हैं भाऊ तोरसेकर के साथ। आज का जो मुद्दा है वो है राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बहुत आए और दोनों के स्टाइल में बहुत चेंज है, पहले के मुकाबले में और अब में भी। तो भाऊ, मैं चाहूंगी आप इस पे रोशनी डालें। तो वैसे देखो तो मैं शिवसेना का जो माउथ पीस था पहले, मार्मिक, उसका संपादक रहा हूँ 4 साल के लिए। और मैं संपादक था उसी वक्त मुंबई ठाणा से निकलकर शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में जो फैल गई, वो जो टाइम फ्रेम है 1985 से लेकर 88 तक, तो ये 4 साल 3.5 साल तो मैं मार्मिक का एडिटर था और नज़दीकी से देखता था। वो उस समय जो जवान लड़के मेरे सामने आकर बैठते थे, उसमें से बहुत सारे आप शिवसेना के नेता वगैरह बन गए, मिनिस्टर बन गए। तो उस वक्त उद्धव और राज दोनों को मैंने कॉलेज स्टूडेंट करके देखा था और राज तो उस वक्त स्कूल के आखिरी ईयर में था, बाद में दोनों आर्ट स्कूल में गए वगैरह वगैरह। तो दोनों को नजदीक से देखा हूँ जब शिवसेना में एक्टिव नहीं थे। लेकिन उसमें फर्क ये है कि उद्धव जी को जो उनके पिता ने बेटे थे बाला साहब के, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना राज को था। राज तो स्कूली डेज जब स्कूल में थे उस वक्त से वो अपने चाचा के हर सभा में भाषण सुनने को जाते थे और हर भाषण वो दिल लगाकर सुनते थे, ऑब्जर्व करते थे। आप राज ठाकरे जब भाषण करते या मीडिया को पेश आते वो देखेंगे तो उसी ढंग से बाला साहब पेश आते थे, उसी ढंग से बात करते थे। उनका लहजा जो है वो बिल्कुल बाला साहब जैसा है, यानी सामने वाला बोलता है तो उसको बीच में तोड़कर एक 1 लाइनर फेंक देना वगैरह। ये बाला साहब की स्टाइल है जो उद्धव जी के पास नहीं है। उद्धव जी बहुत देर से उनको पॉलिटिक्स में आ गए, उनको लगा कि आना चाहिए। जब शिवसेना की गवर्नमेंट बनी उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते 95 में उसके बाद उद्धव ठाकरे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे।
वरना अब एकदम पहले बार जब 95 में शिवसेना और बीजेपी के गवर्नमेंट बने, उस वक्त तो उद्धव ठाकरे सभा में बीच में एक भीड़ में मंच लगाकर कैमरा चलाते थे। वो अच्छे फोटोग्राफर है, उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स की किताबें भी निकली है, बढ़िया फोटोग्राफर है। तो लेकिन वो स्टेज के पास नहीं, भाषण सुनने में नहीं जाते थे जितना राज ठाकरे जाते थे। दूसरी बात है कि उससे भी पहले, यानी गवर्नमेंट आने से पहले राज ठाकरे एक्टिव हो गए थे, और 91 से 92 समझिए, 92 से राज ठाकरे शिवसेना में एक्टिव हो गए थे। वो स्टूडेंट लीडर बने थे, शिवसेना की जो स्टूडेंट विंग थी, विद्यार्थी सेना, उसके अध्यक्ष बने थे। और उनका एक खुद का एक ग्रुप बन गया था, वही निकलकर आगे MNS बन गया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो दोनों में जमती नहीं थी। उद्धव ठाकरे बाद में आए, लेकिन उन पर ही जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको कार्याध्यक्ष बनाया गया। तो वहां से थोड़ा झिकझैक शुरू हो गया, और आखिर में 2005 में राज ठाकरे बाहर निकल पड़े, क्योंकि दो भाइयों में नहीं बनती थी। ये सच्ची बात है, दोनों भाइयों में नहीं बनती थी। इस पर कुछ ना कुछ बातें होती थी, अफवाहें फैलती थी, लेकिन वो डिनाई की जाती थी। लेकिन आखिर में सच सामने आ गया, और 2005 में राज ठाकरे ने अपना अलग कुनबा बनाया, अलग पार्टी बनाई। अगर साथ में रहते तो शिवसेना बहुत आगे निकल जाती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। और उद्धव जी को तो पॉलिटिक्स में देखो, और रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, आप उनको देखें, उनका सभा में भाषण हो, या वो फेसबुक लाइव करते हो, या कहीं भी भाषण देखो, तो वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, ये महसूस होता है। क्या खड़े हो गए इसलिए बोल देता हूँ। लेकिन राज ठाकरे जिस ढंग से लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहते, वो इन्वॉल्वमेंट आपको उद्धव ठाकरे की नहीं दिखाएगी। वो दोनों में बड़ा फर्क है जी। तो भाऊ, दोनों के डिफरेंसेस तो खैर बाद में आए, पर दोनों की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी बहुत अलग है। जैसे आपने बताया कि उद्धव ठाकरे रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, और काफ़ी हद तक अगर नोट किया जाए कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिशियन है। क्या इसी वजह से वो कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिशियन है? राज ठाकरे ऑन द अदर हैंड बहुत एग्रेसिव हैं, जो सामने दिखता है, और उनका मतलब दोनों की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बहुत अलग है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दोनों की पॉलिटिक्स की आइडिया अलग है। राज ठाकरे खुद का कुछ बनाना चाहते। देखिए, अभी भी हमने 2005 से लेकर अब तक 15-16 साल हो गए, राज ठाकरे किसी पार्टी के साथ मिल गए, उन्होंने जॉइंटली इलेक्शन लड़ाया, सीट का बंटवारा किया, ये नहीं हुआ है। वो खुद के बलबूते पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लड़े, हारे, जो कुछ है वो उनका है। उद्धव ठाकरे का वैसा नहीं है। ये तो पहले से जो बीजेपी के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ टूट गई, अब कांग्रेस के साथ गए, तो वो अपने बलबूते पर कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ हासिल करना चाहते। ये दोनों में फर्क है। देखो, हासिल करने का मतलब शरद पवार होता है, और बाला साहब का मतलब खुद का कुछ निर्माण करना होता है। बाला साहब कभी पॉलिटिक्स में थे नहीं, वो कार्टूनिस्ट थे। लेकिन एक सिचुएशन आ गई, उनको लगा कि भाई कुछ करना चाहिए, मराठी लोग पीछे पड़ रहे हैं, मुंबई में मराठी लोगों पर इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके लिए लड़ना चाहिए। तो उस वक्त तो एडिटर थे, कार्टूनिस्ट थे, लेकिन जब माहौल बनता गया तो उनको लीडर बनना पड़ा। वो लीडर बन गए, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब जब 85 के बाद 86 के समय जब पार्टी फैलने लगी, तब बीजेपी ने उनके साथ आकर अलायंस बनाई। तो इसलिए बनी। लेकिन बाला साहब को उसमें, हाँ, हमको ये करना है, वो करना है, कुछ हासिल करना है, ये बात बाला साहब की नहीं थी। आपको याद होगा कि जब 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो बीजेपी वाले भी डरे थे कि ये अभी क्या करेंगे।
तो सुंदर सिंह भंडारी नाम के जो बीजेपी के नेता थे वो बोल गए कि भाई हमने नहीं गिराई है, ये तो शिवसैनिक आगे घुस गए, उन्होंने तोड़ डाली। तो ये अपप्रचार से डर गए थे, लेकिन बाला साहब नहीं डरे कि भाई इससे पॉलिटिकल नुकसान होगा, फायदा होगा, ये नहीं सोचा। उल्टा वो बोल गए मुझे पता नहीं है, फिर भी अगर शिवसैनिकों ने गिराई है तो उसका मुझे अभिमान है। ये फर्क हमें समझ में आता है, वो फर्क समझ में आता है कि इससे पॉलिटिकल नुकसान होगा क्या, तो उसकी उनको परवाह नहीं थी। जो हम उद्धव ठाकरे जिस ढंग से जाते वो देखते, वो फायदा नुकसान देखते, और राज ठाकरे फायदा नुकसान नहीं देखते। ये दोनों में जो फर्क है वो हम देख सकते। और जिस ढंग से बाला साहब की राजनीति चली थी उसी ढंग से राज ठाकरे जा रहे। लेकिन हम अगर उद्धव ठाकरे की राजनीति देखें तो उसमें पवार साहब के राजनीति की झांक हमको देखने को मिलती। अब देखिए आपको और एक कॉमन थ्रेड बताता हूँ। तो 1980 में जब इमरजेंसी के बाद राजनीति इधर उधर हो गई थी, तितर बितर हो गई थी, तो उस वक्त 1980 का जो चुनाव था तो शिवसेना अलग थलग पड़ गई थी, क्योंकि ना तो इमरजेंसी के खिलाफ थी, ना इमरजेंसी के खिलाफ जनता पार्टी बनी उनके साथ गई, ना कांग्रेस के साथ गई। तो इतने पीछे पड़ गई थी कि मुंबई में भी वो पीछे पड़ गई। तो 1980 में जब जनता पार्टी हार गई, फिर से इंदिरा गांधी आ गई, तो उस समय जो असेंबली का चुनाव आ गया था, तो बाला साहब बोले कि ठीक है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने पॉइंट यानी ब्लैंक सपोर्ट कांग्रेस को दे दिया और अंतुले चीफ मिनिस्टर बन गए। और कांग्रेस की तरफ से इन्होंने 2 MLC दे दो हमको, ऐसा सौदा किया था, क्योंकि डिमोरलाइज हो गई थी शिवसैनिक। तो उनको उस वक्त संभालना जरूरी था, ताकत देना जरूरी था, भले हम चुनाव लड़े ना लड़े। तो सेम हमें अगर पिछले लोकसभा चुनाव देखे तो राज ठाकरे खुद तो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाकर कांग्रेस और एनसीपी को एक तरीके से सपोर्ट किया। यानी मोदी और बीजेपी के खिलाफ जोर शोर से मीटिंग ले ली, बहुत बवाल कर दिया। उनका कैंडिडेट नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी मीटिंग है अगर मोदी छोड़कर किसकी हो गई तो राज ठाकरे की हुई। तो ये बाला साहब और इनकी सिमिलरिटी जो हमको उद्धव ठाकरे में नहीं मिलती। अब देखेंगे तो इन्होंने कम सीटें लेकर भी बीजेपी के साथ असेंबली का चुनाव लड़ा, और जब चुनाव के रिजल्ट आ गए तो चीफ मिनिस्टरशिप हासिल करने के लिए ये दोनों कांग्रेस के साथ चले गए। ये बाला साहब ये कभी नहीं करते। आपको उसका भी एक किस्सा बता दूं, यानी हिस्ट्री है कि 1999 में जब प्रमोद महाजन ने आग्रह किया था कि वाजपेयी इतने लोकप्रिय है कि हम असेंबली डिसॉल्व करते और मिड टर्म पोल लेते लोकसभा के साथ, तो वाजपेयी की करिश्मा से हम शिवसेना बीजेपी को मेजॉरिटी ला सकते। और उस वक्त पवार साहब बाहर निकले थे, कांग्रेस के 2 धड़े हो गए थे। तो लेकिन हुआ उल्टा, शिवसेना और बीजेपी के जितने जगह थे उससे भी 10-12 सीट कम हो गई, और उसके बाद शिवसेना बीजेपी अलायंस अपोजिशन में चली गई। तो उस वक्त जब रिजल्ट लगे थे, और आज जैसा हुआ वैसा ही हुआ था, गवर्नमेंट नहीं बन रही थी क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी, जो कम पड़ते वो कहाँ से लाए, ये चल रहा था। तो प्रमोद महाजन हटकर बैठे थे कि भाई हम एमसीपी को, पवार साहब को साथ लेते। तो बाला साहब बोले बिल्कुल नहीं, मैंने जिनके खिलाफ प्रचार किया है मैं उनके साथ सत्ता में नहीं बैठूंगा। वैसे तो पवार साहब दोस्त थे बाला साहब के, लेकिन बोले मैंने तो इनको लोगों के सामने गाली दी है, मैं तो इनके साथ नहीं बैठूंगा। हाँ, अगर बीजेपी को बैठना है तो बीजेपी और एनसीपी का गवर्नमेंट बनाओ, हम बाहर से सपोर्ट करते, लेकिन हम सरकार में नहीं होंगे। लेकिन बिल्कुल उसके उल्टा हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने किया है। वो सत्ता चाहिए, इसलिए बीजेपी का साथ छोड़कर दोनों कांग्रेस के साथ चले गए।
ये फर्क हमें समझना जरूरी है। राज और उद्धव का फर्क अगर समझना है, डिफरेंस समझना है, तो ये चीजें समझने पड़ती। हाँ, उन्होंने बोल दिया कि मैंने पिताजी को बोला था एक ना एक दिन मैं शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, लेकिन खुद बाला साहब होते तो क्या इनको ये मंजूर होता? बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा हो सकता था तो 99 में होता, लेकिन बाला साहब अड़े और उनके साथ बीजेपी भी 15 साल अपोजिशन में बैठ गई थी, लेकिन बाला साहब डट कर रह गए कि मैं पवार साहब की पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। और उद्धव ठाकरे और भाऊ, जैसे हम एक और बात करते हैं पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस की, ये मतलब जो बाहर से नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि राज ठाकरे जो हैं, शायद वो क्योंकि मेहनत किए हुए हैं और स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं लूप होल्स में इन्होंने उनका पकड़ रहा है, चाहे स्ट्रॉन्ग या वीक एरियाज में। कंपेयर टू दैट उद्धव ठाकरे कभी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग दिखे नहीं हैं, जो बात अभी आपने बताई ना। आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे दोनों की, जी तो एक फर्क महसूस होता है कि उद्धव ठाकरे इज द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको वो राज में दिखाई देता है। भले वो उनके लोग खड़े होते हार जाते, उससे कोई मतलब, क्योंकि पॉलिटिक्स में या लड़ाई में हार जीत तो होती रहती, लेकिन आप जब बचाव की मुद्रा में जाते हो, इसका मतलब आप खुद को इनसिक्योर मानते हो, तो इससे आप जल्दी में कुछ मिले तो वो चाहिए, मैं रुकने के लिए राजी नहीं हूँ। ये जो तरीका होता है वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा देर नहीं चलता और उससे आप गिर जाते हो। अब देखिए, आपको मैं इसका उदाहरण भी दे दूंगा कि आपको मालूम होगा कि 2002 में जब गुजरात के दंगे हुए तब चंद्रबाबू नायडू एनडीए में थे। उन्होंने डिमांड की कि मोदी को हटाओ, तो बीजेपी ने तो हटाया नहीं, तो ये तो एनडीए से निकल गए थे। तो मुद्दा क्या था? तो मोदी को हटाओ। और आखिर में इतने डिमोरलाइज हो गए, खत्म हो गए कि 2014 में उसी मोदी के लीडरशिप में एनडीए में दाखिल हो गए, क्योंकि खुद पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। यही बात हम रामविलास पासवान की भी देख सकते। उन्होंने तो वाजपेयी गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया था, मोदी को हटाया नहीं इसलिए। और आखिर में 2014 में खुद का पॉलिटिकल रिवाइवल करने के लिए वही रामविलास पासवान मोदी के लीडरशिप में आ गए, मोदी को लीडर माना उन्होंने। क्योंकि देखो, जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद की ताकत नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा जो होती है वो क्या बोलते हैं उसको, उसके कोई हाथ पांव नहीं होते। तो महाराष्ट्र में हम देखें तो उद्धव ठाकरे सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे भी हो बस नहीं है, कुर्सी बचानी है इनको। और उनको एक अच्छा चांस था 2014 में, जब बीजेपी ने एक तरीके से सख्ती की कि अपने आप लड़ो, तो उस वक्त उनको उनकी असली ताकत समझी थी। अगर उस ताकत पर खड़े रहते तो शायद 2019 में बीजेपी को भी उद्धव ठाकरे हरा सकते थे, क्योंकि पहली बार यानी 88 के बाद शिवसेना बीजेपी की अलायंस बनी थी। तो अलायंस बनने के बाद महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना पूरे महाराष्ट्र की चुनाव में आ गई। उसके पहले तो उन्होंने मुंबई, ठाणा, पूना, इसके आगे कहीं चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 90 में इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव के लिए आगे आ गई। लेकिन उनको पता नहीं था हमारी ताकत कहाँ है, लेकिन बीजेपी को मालूम था। बीजेपी तो बहुत सालों से अकेले चुनाव लड़ती थी, तो बीजेपी ने इनको 2090 से लेकर 2014 तक समझ ही नहीं दिया कि भैया तुम्हारी ताकत कहाँ है, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी। लेकिन 14 में सख्ती से ये हो गया तो इनको आइडेंटिफाई हो गया कि भाई 288 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उसमें से आपको बोल दूं कि 63 एमएलए बीजेपी शिवसेना के अकेले चुनकर आए, उनके साथ कोई नहीं था। और लास्ट मोमेंट में अलायंस टूटी थी,
फिर भी 63 आ गए, लेकिन 36 जगह और ऐसी थी कि बहुत कम वोटों से शिवसेना हारी थी। यानी 2-3 महीने अकेले लड़ने को मिलते तो उस वक्त शिवसेना कम से कम 90 से ज्यादा सीटें चुनकर लाती, और बीजेपी भी 100 या 105 से आगे नहीं जाती, 222 वगैरह नहीं होती। तो उस वक्त शिवसेना को खुद की ताकत समझ में आई थी कि भाई किस कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब ये, और दूसरे या तीसरे नंबर पर जहां शिवसेना थी वो इनके लड़ने की जगह थी। इसके मतलब 190 से ज्यादा शिवसेना अपने बलबूते पर लड़ सकती थी, ये उनके साथ आंकड़े थे। लेकिन झट से उनको मिनिस्ट्री में जाना था, मिनिस्ट्री में चले गए, 5 साल बीजेपी के साथ सत्ता में रहे, लेकिन उसके बाद अपने आप अपनी ताकत पर लड़ने की हिम्मत गवा बैठे। इसलिए मैं बोलता हूं कि उद्धव जी के पास वो हिम्मत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेले खींच कर लाऊंगा, लेकिन सब कुछ मुझे चाहिए, ये महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है। तो ताकत के बिना जो एम्बिशन होती है वो ज्यादा देर चलती नहीं है, वो जुए में हार जाती है। इसमें राज ठाकरे हम दूसरी ढंग से देख सकते हैं, वो अभी भी अपने ताकत पर लड़ रहे, अभी भी, और आज भी जिनको 3-4% वोट मिल रहा है, तो बाला साहब को भी पहले 20 साल पूरे महाराष्ट्र में 3-4% से ज्यादा वोट नहीं मिलते थे। हाँ, लेकिन एक फर्क है, जितना आज भी संगठन या संगठन का ढांचा राज ठाकरे के पास है, वो बाला साहब के पास पहले 15-20 साल नहीं था। शरद पवार 86 में वापस कांग्रेस में चले गए और अपोजिशन का जो स्पेस खाली हो गया उसमें बाला साहब आगे आगे हर डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे थे, लड़के थे पवार ने छोड़े हुए, तो उनको कोई लीडर चाहिए था, वो बाला साहब मिल गए और बाला साहब यानी शिवसेना फैल गई। राज ठाकरे के पास आज भी अलग अलग ढांचा है और उस पर वो अपना कुछ खड़ा करना चाहते, और ये इंपॉर्टेंट बात होती है हमेशा कि राजनीति में तुम खुद का कुछ खड़ा करना चाहो तो वो इंपॉर्टेंट होता है, और मेरा ख्याल है कि उस ढंग से वो जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे कितने अच्छे मास्टरमाइंड है जब पॉलिटिकल गेम्स की बात आती है। देखो, एक बात होती है, आप दोनों तरीके से राजनीति नहीं कर सकते, या तो चंद्रगुप्त बन जाओ या तो चाणक्य बन जाओ। अब देखिए, अमित शाह को चाणक्य बना के रखा है, मोदी चंद्रगुप्त बन गए, तो आप ही चंद्रगुप्त करके लड़ोगे और आप ही चाणक्य बनकर रणनीति बनाओगे, तो ये नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि खुद उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द 6-7 लोगों की एक ग्रुप बन गया है। वो जब ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप अगर खुद कोई पराक्रम करने वाला नहीं होता या मानो कि संगठन करने वाला नहीं होता, तो वो उस नेता के नाम पर अपने मतलब निकालना चाहता है और उस नेता को बाकी के लोगों से, जनता से तोड़ देता है, जिसको हम दरबारी पॉलिटिक्स मानते हैं, मराठी में कहते हैं कि इसको दरबारी पैलेस पॉलिटिक्स हो जाता है। तो उद्धव ठाकरे पैलेस पॉलिटिक्स में फंसे हैं। उन्हें बाला साहब की बात अलग थी, उन्होंने मनोहर जोशी है, 10-12 नेता थे और 10-12 नेताओं को सब काम सौंप दिया था, वो खुद संगठन हैंडल करते थे। और छोटे से छोटा एक गली का भी शाखा प्रमुख होगा तो उसके साथ भी बात करते थे, तो उनको रास्ते पर क्या चल रहा है उसका पता होता था। उद्धव ठाकरे जो है वो अपने ही अलग अलग संगठन के, छोटे जिले के, तहसील के जो नेता है उनसे भी नहीं मिल पाते, उनका फीडबैक उनकी तरफ किसी ना किसी नेता की तरफ से आता है, तो वो नेता अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देखकर ही बात आगे पहुंचाएगा या रोक देगा, तो आपको वहां का पता नहीं चलता क्या। अब और गवर्नमेंट देखो तो गवर्नमेंट में वही है, बहुत सारे सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन पर भी इनका लगाम नहीं कस पाए, इसलिए एक कमिश्नर उठकर
पूरी सरकार को हिला देता है। तो ये जो फर्क है हम देख रहे हैं उद्धव जी का, तो वो बड़ा फर्क है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी चलाए, गवर्नमेंट चलाए और कैसे चलाए, क्योंकि लोगों का इनके पास जो 4-6 लोग नेता हो उनके या उनका जो नजदीकी क्लोज ग्रुप बैठा है पैलेस पॉलिटिक्स वाला, वही राजनीति कर रहा है और उससे फिर से सत्ता आए ना आए उससे उसको मतलब नहीं। तो ये रूट लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं जड़ के, उनको इंटरेस्ट होता है और उनको क्या लगता है जनता में आज हमारी इमेज क्या है, ये पता तो चीफ मिनिस्टर तक जा ही नहीं रहा है। आगे जाकर उसकी कीमत पार्टी और ये लोग भाग जाते हैं। फिर पैलेस पॉलिटिक्स में जब हार होती है तो पैलेस में बैठकर जो पॉलिटिक्स चलाते हैं वो नजदीकी लोग भाग जाते हैं। तो ये उनको पता चलेगा जब समय आएगा तब। जी। और भाव इसके मुकाबले में राज ठाकरे का कैसा अप्रोच है? नहीं, राज ठाकरे जब पहली बार उनको 2009 में बड़ा सक्सेस मिल गया तो उनको भी थोड़ी हवा हो गई थी, ये तो मानना पड़ेगा। उनका जो बर्ताव था, बॉडी लैंग्वेज थी, वो बता रहे थे कि मैं दुनिया जीत सकता हूँ। तो दुनिया जीतना इतना आसान नहीं है। देखो, एक बात है कि आप हार हो जाए या जीत हो जाए, वो हजम करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हार हो या जीत हो, ये सबसे बड़ी नशा होती है। आप शराब पियो, आप ड्रग्स ले लो, आप गांजा ले लो, उसकी भी नशा कम होती है, इतनी सक्सेस की नशा होती है और सत्ता की नशा होती है। अगर आप हजम कर जाओ तो उस पर आप सवार हो सकते हो। और बाला साहब के बारे में ये बोला जाता था कि वो बाघ पर सवार होने वाले थे, शेर पर सवार होने वाले थे, ये घोड़े पर सवार नहीं हो पा रहे। ये फर्क होता है। फिर राज हो या उद्धव हो, अब जाके पिछले 5 साल में जो पीछे हाट हो गई, बैकफुट पर जाना पड़ा राज को, उसके बाद पिछले 2 साल में मुझे लगता है कि वो ठीक ढंग से सोच विचार करके एक एक कदम आगे चल रहे। तो ये फर्क है दोनों। यानी हार के बाद भी उद्धव सीखना नहीं चाहते, उद्धव सीखना नहीं चाहते और राज सीखना चाहते, ये दोनों में फर्क है। जी। भाव, जब बात आती है मास अपील की, जनता के बीच में पॉपुलैरिटी या जनता का किस पे ज़्यादा विश्वास है, प्लीज़ बताइए इस बारे में। नहीं, वैसे तो पॉपुलैरिटी में राज ठाकरे आगे है। वो उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अगर एक पब्लिक मीटिंग लेना चाहते तो 1-2 लाख लोग इकट्ठा हो जाते, लेकिन बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट करके ही इकट्ठा हो जाते। उसको वोट में कन्वर्ट करना अलग बात होती। उसके लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। देखो, आपके पास अच्छी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, तो उसमें जो बीज डालोगे उसकी फसल तो निकल आएगी, लेकिन वो फसल खेत में खड़ी है इसका मतलब घर में पहुंची ऐसा नहीं होता। वो काट के लाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, उसको अलग अलग प्रोसेस करके डिब्बे में भर के रखना पड़ता है, वरना तो फसल खड़ी है उससे क्या फायदा है। वो तो चिड़िया आकर चुग जाएगी, परिंदे आकर चुग जाएंगे या गिर जाएंगी, जमीन में मिट्टी में मिल जाएगी। तो आपकी जमीन उपजाऊ है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और शायद राज ठाकरे ये आप समझ गए, उनके बर्ताव में बहुत सारा फर्क मैं देख रहा हूं जो उद्धव के बर्ताव में नहीं दिखाई देता। जिस ढंग से उन्होंने अलायंस तोड़ी है और अलायंस तोड़ने के बाद ये एक से बाद एक दुश्मन बढ़ाते जा रहे। राजनीति में आप दुश्मनी करो लेकिन किसी को दुश्मन मत बनाओ। आपको दुश्मनी निभानी है तो भी दोस्त बन के दुश्मनी मत निभाओ, लेकिन बने रहो दोस्त, बने रहो। शरद पवार जी को देखो ना, शरद पवार सबके दोस्त है लेकिन वो अपने खुद के भी दोस्त नहीं है, इसको राजनीति बोलते। तो ये राज और उद्धव में बड़ा फर्क है। राज दोस्त बनाना चाहते तो उद्धव ठाकरे जो दोस्त है उनको भी दुश्मन बनाना चाहते। हाँ, जब बात होती है
इनकी वोट देने की। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से जैसे कि आप अभी बता रहे हैं, तो जनता का फेवरेट कौन बनेगा जब बीजेपी अब बिल्कुल अलग हो चुकी है? कल को शिवसेना वर्सेस एमएनएस, तो आप क्या कहते हैं कौन ज़्यादा बेटर पोजीशन में है जनता के वोट्स के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं, एक बात ऐसी है कि शिवसेना की पॉपुलैरिटी घट गई है, लेकिन उसके पास आज भी नेताओं का एक नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन है। जितना ऑर्गेनाइजेशन राज के पास या एमएनएस के पास अच्छा नहीं है, लेकिन जब चुनाव आएगा तब शिवसेना का जो नाराज वोटर है वो सोफिस्टिकेटेड होगा, वो बीजेपी के साथ चला जाएगा। लेकिन शिवसेना की जो अलग स्टाइल है, उसका जो सपोर्टर है वो राज ठाकरे के साथ जा सकता है, राज ठाकरे के साथ जा सकता है। हाँ, उसका फायदा कितना राज ठाकरे उठा सकते हैं, उसके पास उतनी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, उस पर बाकी सारी बातें निर्भर होती है। पॉपुलैरिटी तो उद्धव से राज की ज्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन पॉपुलैरिटी का मतलब वोट नहीं होता। वोट जो है, मैंने बोला आपको, फसल काटना होता है। तो फसल खड़ी है, लेकिन वो काट सकते हो क्या? आपके पास वो मशीनरी, वो टीम वर्क या उतने मजदूर है या नहीं है, ये सब बातें देखनी पड़ती। भाऊ, एक होता है वोट लेना, एक होता है वोटर्स की आकांक्षाओं पर खरा उतरना। जैसे मोदी जी जब कहते हैं कि जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते वो तो ज़रूर करते हैं। तो इन दोनों में कौन बेटर है जब वोट्स जो उनको मिले हैं, जिन मुद्दों पे उन्होंने वोट्स उठाए हैं, उनको डिलीवर करने की बारी आएगी? वो तो अभी 2 साल से तो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे है, और मैं मुंबई में रहता हूँ, हमने नज़दीक से देखा है। बहुत सारे शिवसैनिक मेरे दोस्त है, उस समय के आज के भी लीडर है, वो मेरे दोस्त है। उनसे पता चलता है उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे शिवसेना के नेता नाराज है, डरे हुए, कुछ लोग खुलकर सामने आकर बोल रहे हैं। अब प्रताप सरनाइक, इनके एमएलए थाना के, वो भी बोल गए कि जो राजनीति चल रही है उससे हमारा नुकसान हो रहा है। आनंद गीते बोल रहे हैं, और बहुत सारे हैं जो बोल रहे हैं खुले। तो बात सीधी है कि शिवसेना अपने वोट गंवा रही है। हाँ, राज ठाकरे कितने उसमें से उठा सकते हैं ये आज नहीं बता सकते जब तक चुनाव नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो शिवसेना से नाराज है वो अगर बीजेपी में नहीं जा सकता तो वो कांग्रेस में भी नहीं जाएगा। वो हिंदुत्व के नाम पर अरे एमएनएस के पास जा सकता है, उससे राज ठाकरे की ताकत बढ़ेगी। लेकिन शिवसेना को डिफेट करने वाली ताकत राज ठाकरे के पास आज भी नहीं है। उनको एक चुनाव और ताकत बनाने में खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा थोड़ा कहीं स्प्रेड हुआ पार्टी दिखाई देगा। जी भाव, इवन तो हम सिर्फ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, पर उनके दोनों बच्चों को भी देखा गया है। स्पेशली जब वो 1-to-1 एक बार ऐसी मीटिंग हुई थी जब काउंटर में उद्धव, पहले राज ठाकरे ने एक मीटिंग की, मतलब सब जनसभा की, सॉरी, और वहाँ पर उनके बेटे आए। फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की जहाँ पर उनके बेटे आए। तो वैसे तो बहुत फार साइटेड है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बट इनके दोनों बेटों में भी एज फार एज उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम भी मैं एक्चुअली भूल गई, क्योंकि उनको इतना छोटा पेंगुइन बुलाया जाता है कि आदित्य ठाकरे बोले की बजाय लोगों को ज़्यादा दिमाग में छोटा पेंगुइन याद आता है। नहीं, देखो, आप लीडरशिप ला तो सकते हो, लेकिन वो एक्सेप्ट करना तो पब्लिक पर होता है। एक्सेप्ट करना, देखो, इंदिरा जी भी नेहरू जी की बेटी थी, उनको तो गूंगी गुड़िया बोला गया था उस वक्त जी। लेकिन जब समय आया तो लड़ने के लिए आगे होकर खड़ी हो गई। क्या राहुल गांधी की उतनी ताकत है? शास्त्री जी की कैबिनेट में इंदिरा जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनी थी, बाद में प्राइम मिनिस्टर बनी। क्यों राहुल गांधी मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनने के लिए, उनको लगता है कि हमारे घर में तो कोई मिनिस्टर बनना ये शर्म की बात है? यानी तो 10 साल से सोनिया जी जो गवर्नमेंट चला रही है मनमोहन सिंह के नाम पर, उसमें आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो आगे चलकर आप क्या चलाएंगे पार्टी, क्या चलाएंगे गवर्नमेंट? अगर इसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो बट्टा लग जाएगा। इसका मतलब
बट्टा लग जाएगा, उसके लिए कुछ करने को ही आप डर रहे हो, तो आगे चलकर आप क्या करोगे? वही बात होती है कि उनको तो लीडर बनाया गया, लेकिन लीडर जब परीक्षा में उतरता है तो उसको तो पास होना पड़ेगा। अब आदित्य ठाकरे शिवसेना बीजेपी के अलायंस में एमएलए बने हैं, और जहां से उनकी तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी आई नहीं, वहाँ शिवसेना का जो एमएलए था उसको हटाकर आदित्य ठाकरे को चुनाव में खड़ा किया गया। दूसरी बात, वहाँ का पहले का जो एमएलए था जो एनसीपी में था, उसको भी शिवसेना में लाया गया, यानी हारने की कोई चांसेस नहीं चाहिए। तो इनको वर्ली में खड़ा किया गया, मानो कि मुंबई का वायनाड था। राहुल गांधी को वायनाड में लाया गया क्योंकि वहां से कांग्रेस 100% जीतने वाली है, कोई भी खड़ा कर दो। तो उसी ढंग से आदित्य ठाकरे को सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों दी गई? मुझे एक बात यहाँ ध्यान में आती है कि वसुंधरा राजे ने उनकी माँ जो बोली थी वो किस्सा बताया कि जब इन्होंने बोला वसुंधरा राजे ने कि मुझे भी पॉलिटिक्स में आना है, तो वसुंधरा राजे को सबसे डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव के लिए खड़ा कर दिया विजय राजे शिंदे ने, और इतना डिफिकल्ट था कि हारेगी ये तो लग रहा था, और इनको हारना ही पड़ा। तो बोली, तो मैं गुस्से में आ गई, माँ से बोला मुझे कहाँ से खड़ा कर दिया? बोली लड़ने के लिए खड़ा किया था, हारेगी तब पता चलेगा जीतना क्या होता है। जो हारना नहीं चाहता उसको जीत का मतलब कभी समझने नहीं आता। तो वो आदित्य ठाकरे हो या राज ठाकरे का बेटा हो, उसकी बात इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अगर लड़ने को तैयार है तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ता है। आपको मालूम है कि मोदी जब प्राइम मिनिस्टर के कंपटीशन में उतर गए तो उन्होंने बड़ौदा से चुनाव लड़ा था, लेकिन सबसे डिफिकल्ट जो माना जाता है यूपी, जो बीजेपी के लिए चैलेंज था, तो उन्होंने वाराणसी भी चुनाव के लिए लड़ लिया था और वहाँ से खड़े हो गए, क्योंकि उनको मालूम था कि मायावती हो, कांग्रेस हो, अखिलेश या मुलायम सिंह यादव हो, सब के सब टूट पड़ेंगे, यूपी में मोदी को हराने के लिए वहाँ आ जाएंगे, ये मोदी जी को मालूम था। लेकिन अगर चैलेंज नहीं स्वीकारते तो पहले ही माना जाता ये तो डरा हुआ है, ये तो डरा हुआ है। तो चैलेंज जो लीडर नहीं स्वीकारता और सेफ प्लेस ढूंढता है, वो लीडरशिप में पहले ही फेल हो जाता है। तो आदित्य के बारे में मैं क्या बोलूं, इससे ही आप समझ सकते हो कि उनको अगर सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी गई, इसका मतलब उनको लड़ना नहीं है, और जो लड़ता नहीं वो ना कोई पराक्रम कर सकता है ना कुछ बचा सकता है। जी, बेबी पेंगुइन को कहाँ लड़ना है? बेबी पेंगुइन को तो कुर्सी दे दो, आराम से बिठा दो उसको। एनीवे, डिस्कशन वाज अबाउट उद्धव जी एंड राज ठाकरे। सो आई सी पोटेंशियल इन राज ठाकरे, स्पेशली जिस तरह से वो एक ब्रशअप करके खुद को रीपैकेज करके रियल मुद्दों को उठा रहे हैं, रियल इश्यूज उठा रहे हैं समाज के, उनमें मुझे बाला साहब ठाकरे की और ज़्यादा अब उनका प्रतिबिंब दिखता है। तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि महाराष्ट्र को एक नया विकल्प मिलने वाला है, एक सशक्त भविष्य मिलने वाला है बहुत ही जल्द। और जहाँ तक बात जनता की है, तो हाँ, मैं पर्सनली एक उत्तर भारतीय महाराष्ट्रियन होने के नाते मैं खुद उनके कई तरीकों से सहमत नहीं हूँ। उनका जो हिंदी मराठी का बीच में झगड़ा हो जाता है, इन सब चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन जब वो एक नेशनल इशू को उठाते हैं, एक रियल इशू को उठाते हैं, जैसे कि हिंदुत्व हो गया, जैसे कि ये 5 टाइम हमें धमकी जो दी जाती है, शोर शराबा जो मचता है, मारपीट मचती है, यार कहीं ना कहीं देखिए तो बॉम्बे में या इवन महाराष्ट्र में आप सुरक्षित तब महसूस करते थे जब आपको ये पता था कि शिवसेना है यहाँ पर। हमें अगर कुछ हुआ कभी भी, आपका एक जो समुदाय विशेष है उनसे हमें कोई खतरा अगर हुआ तो हमारे लिए शिवसेना खड़ी होगी।
पिछले कुछ सालों में वो फीलिंग निकल चुकी है और अब हमें एक डर लगता है कि यार यहाँ तो साधु संतों की लिंचिंग की जा रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो हमारा क्या होगा। अब जिस तरह से राज ठाकरे एक नए फॉर्म में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विकल्प अब शिवसेना से एमएनएस की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि फ्यूचर में महाराष्ट्रियन सुरक्षित महसूस करें इस बात को सोच के कि हमारे साथ राज ठाकरे हैं, हमारे साथ एमएनएस है। आपकी राय क्या है, आपके विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।